हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमारा मार्केट जो है वेडनेसडे के दिन दैट इज 2 अगस्त लगभग 207 पॉइंट निफ्टी गिरी है और बैंक निफ्टी जो है 596 पॉइंट नीचे है। उसका फ्यूचर जो है 617 पॉइंट नीचे है। तो हमारा मार्केट आज ओवरऑल नीचे गया और ओवरऑल ब्रॉडर बेस सेलिंग हुई है। तो हम इन सब के कारण के पीछे डिस्कस करेंगे कि क्यों आज सेलिंग आई और क्या ये पहले से हमें अंदाजा था कि हो सकता था या फिर नहीं हो सकता है। तो ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आपको मैं बता दूं, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, और आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस होती है जिसमें हम ये सब डिस्कस करते हैं कि हमारा पूरे वीक मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर आपको याद हो तो मैं लगभग जुलाई के सेकंड वीक से, जब से ये 17 से 21 जुलाई चल रहा है, तो मैं आपसे प्रॉपर बेसिस पे कर रहा हूं कि प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो। जिन्होंने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करी है उन्होंने प्रॉफिट बुक करना है। लॉन्ग टर्म वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये मार्च के बाद से जो रैली आई है उसमें अगर जो चढ़े हैं, उस रैली में जिन्होंने ट्रेन पकड़ी है, तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और ये देखिए, एक्चुअली में जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, तब किसी को समझ में नहीं आता कि यार कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा है मार्केट, ये बोल रहा है बोलने दो। लेकिन आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ तभी दिखेगा जब रिलायंस और जो हैवी वेट्स स्टॉक है वो सब ऊपर जाएंगे। रिलायंस और एचडीएफसी ऊपर जाएगा तो आपको मार्केट ऊपर दिखेगा। लेकिन ब्रॉडर बेस में क्या हो रहा है आपको वो देखना चाहिए, और आपने कौन सा स्टॉक ले रखा है उसमें क्या हो रहा है आपको वो देखना चाहिए। तो ब्रॉडर बेस अगर देखेंगे तो ब्रॉडर बेस पे सेलिंग चालू थी और जो बढ़ने वाले स्टॉक्स थे वो कम थे। मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट जो चीज आपसे कहते हैं कि भाई उस पर थोड़ा सा समझो। देखो, आप लोग अगर यहाँ पे आते हो इसलिए आते हो कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छी लगती है, आपको मेरा एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगता है। तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर जरा अमल किया करो। और मैंने तो अपना यहाँ पे नंबर भी दे रखा है, अगर कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो तो यहाँ पे नंबर भी पूछ सकते हो, मतलब अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ओके, सो पॉइंट ये था कि हमें प्रॉफिट बुक करना था और ये जेन्युइन सी चीज है यार। मार्केट में आप आए हो किसके लिए? प्रॉफिट के लिए आए हो ना। तो मार्केट में अगर आप आए हो तो जब सही टाइम पे सही प्रॉफिट मिला है तो बुक करो। और ये ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा, मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, मैं बताता हूँ, अभी एनालिसिस करने वाला हूँ। बट बेसिक फंडा ये है कि आपको सही तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी कि सही टाइम पे बाई, सही टाइम पे सेल करना चाहिए। 31 मार्च को मैंने आपको बोला कि भाई प्रॉफिट अब यहाँ पे बाई करना है, बुलिश साइड पोजीशन बनानी है। अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को मैंने 17 मार्च को ही बता दिया था। आप लोगों को मैंने 31 मार्च को वीडियो बताया था। वहां से लेकर के कंटिन्यू मैंने कभी नहीं कहा कि प्रॉफिट पकड़ो, और हर वीकली एनालिसिस में आपके साथ अपडेट करता हूं। लेकिन जुलाई जब से शुरू हुई तब मैंने जुलाई के सेकंड वीक से, वो भी सेकंड वीक के बाद से, अगर आप देखोगे तो ये मेरी 17 से 21 जुलाई वाली अगर आप सीरीज देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि आपको प्रॉफिट बुक करना अब चाहिए, और ये आपके साथ यहाँ पे हो रहा है। तो बाद में क्या होता है, जब स्टॉप लॉस हो जाता है या फिर लॉस प्रॉफिट कम हो जाता है तो आपको लोगों को समझ में आता है। बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के भी आप ऐसी चीजें एंजॉय कर सकते हो। मैं बताऊंगा कब बाई करना है, कब सेल करना है। बट अभी एनालिसिस करते हैं कि मार्केट क्यों गिरा, उसके पीछे के कारण क्या है, और मार्केट क्या हमारा और ज्यादा गिर सकता है कि नहीं। ओके, अब सबसे पहली बात, इंडियन मार्केट क्यों गिरा जबकि यूएस मार्केट पहले गिरता है? हम सबको पता है, हम सब जनरली यही सोचते हैं कि यूएस मार्केट पहले गिरेगा और हम लोग गिरेंगे बाद में। तो आज भी देखिए यूएस मार्केट भी आपका डाउन है। यहाँ पे अभी वेडनेसडे के दिन उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे डाउ जोन्स देखिए काफी अच्छा खासा गैप डाउन खुला है, उसके बाद फिर नीचे है। तो डाउ जोन्स भी लगभग 191 पॉइंट्स नीचे है। उसके बाद नेस्डेक भी देखिए तो नेस्डेक भी लगभग 200% सॉरी 200 पॉइंट्स नीचे है। ओके, तो ये अच्छा खासा यहाँ पे भी सेलिंग चालू हो गई है। मार्केट हमारे गिरने से पहले डाउ जोन्स क्यों नहीं गिरा? तो इसके पीछे का कारण यह है कि सबसे पहले समझते हैं मार्केट गिरा क्यों। मार्केट गिरा है 2-3 सेंटीमेंट की वजह से। और देखो, जब भी मैं ग्लोबल क्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूं ना, तो इन चीज को बहुत ही सीरियस लिया करो, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये आपको पहले बताती हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। इसीलिए मैं हर वीक में ग्लोबल क्यूज एनालिसिस करता हूं। हर मेरे वीक एनालिसिस में आप सबको मैं बताता हूं कि क्या हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बट जब तक इसको समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक ऐसे ही उल्टा पुल्टा ट्रेड करते रहोगे। अब कारण क्या था मार्केट के गिरने का? तो मार्केट के गिरने का जो अभी सेंटिमेंटल बेरिशनेस है वो ये है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए कोई खास ट्रिगर नहीं है। ओके, पूरी दुनिया के मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए कोई खास ट्रिगर नहीं है कि मार्केट बहुत सुपर हो जाए। ओके, एक खाली वही फेड की पॉलिसी थी जिसका मैंने आपके साथ वीडियो अपलोड किया, उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी, तो वो भी ऑलरेडी मार्केट के लिए सेंटिमेंट नेगेटिव ही था। बट वो न्यूट्रल ही था, मतलब क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा था तो नॉर्मल था। बट ओवरऑल देखें तो बढ़ा, तो दैट इज वो सेंटिमेंटल नेगेटिव होता है। उसके बाद का अगर देखा जाए तो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव ट्रिगर है। अब पॉजिटिव ट्रिगर क्या होते हैं? अच्छा खासा ग्लोबल ग्रोथ हो जाए, पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग के डेटा अच्छे आ जाएं, इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो जाएं, जॉब्स के जो क्लेम है वो कम हो जाएं। तो बेसिक फंडा ये होता है कि जब ग्लोबल क्यूज में सब चीजें सही होगी तो ठीक होगा। देखो, अभी अभी हमारी जो इकोनॉमी है सुधर रही है, हमारी नहीं, थोड़ी दुनिया की भी।
हम कोरोना से निकल चुके हैं, लेकिन जिस स्पीड से इंडिया जा रहा है उतनी स्पीड से पूरी दुनिया नहीं जा रही है। फिर भी इंडिया क्यों गिरा तो मैं बताता हूँ। अब देखो इंडिया में गिरने का कारण है कि देखो पूरी दुनिया, अगर आपके सीधी सी बात है, अगर आपके पास 4 लोगों को बुखार हुआ है तो आपको जरा सा छींक तो जरूर आएगी, बेसिक फंडा है। ओके, अभी जैसे वो कंजक्टिविटिस चल रहा है ना, आंखों की बीमारी, तो 10 लोगों को अगर आंख की बीमारी हुई है, आंख उठने वाली समस्या इसको कहते हैं, कंजक्टिविटिस उसको बोलते हैं। आई थिंक इसका कुछ इंग्लिश में नाम और भी अजीब होगा, मुझे नहीं पता है। तो अगर वो 10 लोगों को हुआ है तो आप अगर उनके बीच हो तो आपको जरूर हो जाएगा। एक बेसिक फंडा होता है कि होने का चांस होता है। ओके, होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन होने का चांस बढ़ जाता है। सो बेसिक चीज ये है कि अगर आपका दुनिया में दिक्कत हो रही है, ग्लोबल मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वहां पे सेंटिमेंट बेरिश हो रहे हैं, तो आप भी बच नहीं सकते, क्योंकि आप भी दुनिया के ही हिस्सा हो, आप बाहर नहीं हो। हाँ, हमारी इकोनॉमी है जो अच्छी खासी स्ट्रांग है, इस वजह से हमने अच्छा खासा परफॉर्म किया। लेकिन अभी हम लेटेस्ट वाला अगर देखें तो हमारा लेटेस्ट वाला जो पीएमआई का डेटा आया था वो बहुत खास नहीं आया था, लगभग मतलब नॉमिनल आया था, नॉमिनल आया था। लेटेस्ट पीएमआई डेटा मैं अगर निकाल के यहाँ पे देखूं तो दिखेगा, एक सेकेंड, लेटेस्ट पीएमआई डेटा इंडिया, मतलब नॉमिनल था, बहुत ज्यादा नहीं था। आप यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड टू बी 57, और यहाँ पे जो निकल के आया है, एक सेकेंड, ये अपडेट किस 3 जुलाई की है, तो 3 जुलाई तो पुरानी है, ये लेटेस्ट वाला आई थिंक जुलाई 23 का है। हाँ, जुलाई के लिए। ये देखिए बिलो फॉरकास्ट। तो पॉइंट ये है, सिंपल सी चीज आप समझो, आपका जो ग्लोबल इकोनॉमी मतलब ग्लोबल का जो पीएमआई का जो डेटा है वो नॉर्मल है, मतलब एक्सपेक्टेशन से नीचे है। तो हमारे इंडिया में भी उतना ज्यादा अब मतलब हालांकि हम ओवरऑल बुलिश हैं, बट थोड़ा सा ये जो सेंटिमेंट आते हैं, तो ये एक बात समझो, एफआईआई जो होते हैं ना, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, उनको खाली सेल करने का कोई कारण चाहिए, कुछ वो भीड़, वो न्यूज के पीछे अपना काम करते हैं, तो उनको सेलिंग करने का कोई कारण चाहिए। और यहाँ पे मिला, क्या मिला? सो सबसे पहली चीज है कि हमारा पीएमआई का डेटा जो है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आया। ये पहला पॉइंट, यहां से शुरू होता है गिरने की शुरुआत। लेकिन गिरे नहीं, गिरे हम आज क्यों? इसका पहला कारण है कि जो यूएस का, मतलब यूएस को जो फिच करके एक संस्था है, ये रेटिंग एजेंसी है, फिच जैसी रेटिंग एजेंसी ने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया। इसकी रेटिंग पहले थी यूएस की फिच रेटिंग्स। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पे सिंपली इसके लिए मैं ये पोर्टल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इनके ऊपर जाएगी, मेरे ऊपर नहीं रहेगी। यहाँ पे ध्यान दो। ओके, ये मनी कंट्रोल का पोर्टल है, तो जो क्रेडिबिलिटी है वो इसके ऊपर है, मैं सिर्फ इससे आपको आउटपुट लेकर के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो रेटिंग थी वो थी पहले ट्रिपल ए से घटा करके ए प्लस कर दी। ओके, यानी इसमें से एक ए निकाल दिया, उसकी जगह प्लस डाल दिया, तो ये एक्चुअली में डिक्लाइन होते थे, इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। अब जब ये डाउनग्रेड कर दिया तो इसके पीछे यूएस में सेलिंग चालू होनी थी, लेकिन कल क्यों नहीं? बिकॉज ये जो न्यूज आई थी वो कल शाम को आई थी, मतलब वहां यूएस पे मार्केट बंद होने के बाद आई थी, तो उसका असर आज दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया में तो मार्केट नहीं चला था, तो इंडिया में असर दिखना था, तो आज हमने देख लिया। सिंपल, जो यूएस के मार्केट थे जब कल बंद हुए, तो उसके बाद से ये आया, और उसके बाद हमारा मार्केट चालू होना था, हमारा मार्केट के बाद अब वो वाला चालू है, तो ये देखिए अब गिर रहे हैं। तो ये पहली चीज हो गई। यूएस की जो रेटिंग एजेंसी है, मतलब यूएस की जो रेटिंग है वो कम हो गई, डाउनग्रेड कर दिया गया। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उन्होंने क्लियर 2% का बढ़ा दिया, मतलब जो उनके इंटरेस्ट रेट है 2% से बढ़ा दिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले 2 क्वार्टर रिसेशन में, मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं। नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का मतलब है रिसेशन, मतलब टेक्निकली वैसा नहीं कि रिसेशन बहुत खराब है, टेक्निकली जिसको हम अपने बुक की लैंग्वेज में बोलते हैं, इकोनॉमिकल लैंग्वेज में ये समझो। तो पॉइंट ये था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा, और उनका कहना है कि हम डबल डिजिट में इन्फ्लेशन को देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का वहां पे स्पीच था, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐसा बोला। ओके, और उसके बाद जर्मनी का आपको दिक्कत है ही। इसके साथ साथ यहाँ पे यूएस में जो पीएमआई का डेटा है वो भी नॉमिनल आया, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था उत्साहवर्धक। और प्लस यूएस में ये जो इसकी रेटिंग मतलब जो डाउनग्रेड कर दी, उसने आग में घी का काम किया, और इसकी वजह से पूरा मार्केट में सेल ऑफ चालू हो गया। ये एक कारण, मतलब ये 3 कारण है। पहला, यूएस का जिसने एग्जैक्ट इंपैक्ट कर दिया यूएस की डाउनग्रेड्स, मतलब रेटिंग्स का डाउनग्रेड। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज है, और उन्होंने इन्फ्लेशन का जो नंबर दिया उसके बारे में, और अपने जीडीपी के बारे में जो नेगेटिव बोला उसके बारे में, प्लस हमारे इंडिया का भी पीएमआई उतना अच्छा नहीं आ रहा है कि हम बचे। देखो, अगर वो सब चीजें खराब होती तो भी चलता, हमारी अगर चीजें अच्छी होती ना तो भी हम चलते, अभी भी उतना खराब नहीं है। बट
सी सिंपली ये होता है कि अगर दुनिया खराब है तो हम उतना ज्यादा नहीं गिरते, हमारी चीजें अगर अच्छी होती तो हम थोड़ा सा कम गिरते, लेकिन हमारे यहाँ पे भी दिक्कत है। और आप सबको पता है कि ये जो अभी हिंसा हो रही है, तो इसका भी तो मार्केट पे सेंटिमेंटल असर पड़ता ही पड़ता है। मतलब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को तकलीफ होती है, गवर्नमेंट को तकलीफ होती है तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ मार्केट पे असर पड़ता ही है, आप ये ध्यान दो इससे। क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे जो एनालिस्ट लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है, किसकी सरकार जा सकती है, किसकी सरकार क्या में क्या हो सकता है, कौन से डिसीजंस ले सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये सब का एक बड़ा इंपैक्ट होता है, बट ये बहुत ही नॉमिनल है, इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। नॉमिनल चीजें जो है जिन्होंने मार्केट को गिराया वो यूएस का रेटिंग है और बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्पीच और वहां पे इंटरेस्ट रेट का इंक्रीमेंट, और इसके साथ साथ हमारा यूएस जो इंडियन का पीएमआई है डेटा वो। और अब देखिए हम कर क्या सकते हैं आगे। तो ये मार्केट गिर गया इसके कारण से, ओके। अब हम कर क्या सकते हैं, तो सिंपल देखो, ये क्लियर पहले से ही पता था। और आप इसके चार्ट को देखो, ये निफ्टी का फ्यूचर मैंने ओपन किया, निफ्टी के कैश के चार्ट को देखो। आप ये कैश का चार्ट नहीं देख रहे हो, 20 जुलाई को हाई लगा, उसके बाद कंटिन्यू नीचे, उसके बाद नेगेटिव कैंडल ज्यादा बनी है कि ग्रीन कैंडल ज्यादा बनी है, नेगेटिव कैंडल ज्यादा बनी है, ओके। और ये जो स्पाइक होता है ना, तो ये फ्यूचर की वजह से स्पाइक होता है, कोई कैश मार्केट की वजह से स्पाइक नहीं होता। मतलब कैश बेस बाइंग होनी चाहिए तो वो स्पाइक होता है, तो अच्छा होता है। आप यहाँ पे देखो सीधे सीधे मार्केट में ज्यादातर कैंडल सेलिंग हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा समझ जाना चाहिए था। प्लस मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ वीकली वाले कि प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, हमें चांस मिलेगा फिर से इन्वेस्ट करने का। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और यही हुआ है, ओके। अब हम चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल में भी असर मिल सकता था, तो यस टेक्निकल में भी असर था। आप देखिए यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हालांकि मैं कल वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ, वरना यहाँ पे क्लियर था ही। और अब इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन के पास आकर के थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर झेल सकता है, ओके। ये आई थिंक परसों की जो मैंने वीडियो बनाया था 27 जुलाई, और ये थोड़ा कहाँ पे है, 31 अगस्त, 1 अगस्त और 31, हाँ 31 का जो वीडियो मैंने बताया था, 31 वाले में, मतलब 1 अगस्त के लिए, वहां पे बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, लोअर लोस चालू हो गया है। आपको अगर मेरा पुराना वाला वीडियो याद हो, ये देख लेना, जो 31 जुलाई के दिन बना था, दैट इज 1 अगस्त के लिए। तो वहां पे क्लियर कट मैंने ये प्राइस सेशन आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और आप देख सकते हैं कंटिन्यू उस जगह पे आकर के और यहाँ पे गैप डाउन। तो बेसिक फंडा ये होता है कि आप थोड़ा टेक्निकल्स को समझो और उनको नोट करके रखा करो, उनको नोट करके रखो और तब तक उसके बेस पे बैठे रहो जब तक वो फेल नहीं होता। ये बेसिक फंडा होता है मार्केट में ट्रेड करने का, ओके। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, और अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल में अभी भी दम है, कोई यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी। बट क्या करना चाहिए अभी, तो अभी आप हाल फिलहाल में कोई नई ट्रेडिंग मत करो, नई ट्रेडिंग इन द सेंस की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अभी मत करो। चांस आएगा, सही लेवल आएगा, जब रिवर्सल का मौका दिखेगा तब मैं वहां पे आपको बताऊंगा, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना और ट्रेडिंग करना। अभी के लिए आप थोड़े से अपने प्रॉफिट बुक करो और स्टॉप लॉस अगर हो जाए तो एग्जिट करो, ये चीज आप याद रखो। मार्केट घूमेगा, यस डेफिनेटली घूमेगा, ये सब तो नॉर्मल चीजें होती हैं, मार्केट हमेशा बुलिश ही रहता है, लेकिन प्रॉपर परफेक्ट लेवल आने के बाद, ओके। ये चीज आप याद रखो। अब हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज हम प्री मार्केट का वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें चूंकि मार्केट गिरा इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्कशन हो गया, तो प्री मार्केट की वीडियो हम क्या कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं मार्केट में कितना ज्यादा खून खराबा मचा। तो सबसे पहले अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस में देखें तो सबसे ज्यादा जो गिरा है वो गिरा है पीएसयू बैंक। अब जो सबसे ज्यादा बढ़े हैं वही सब ज्यादा गिरेंगे भी। सबसे पहले पीएसयू बैंक बढ़ रहे थे और वो अब गिर रहे हैं। उसके बाद जो गिरा है मेटल सेक्टर गिरा है इसलिए क्योंकि चाइना की डिमांड, एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन ये थी कि चाइना की डिमांड बढ़ेगी, और फिर भी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चाइना की डिमांड बढ़ेगी। और मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर चाइना का कोई भी ट्रिगर आ जाता है वो मेटल्स के लिए और वहां के कंजम्पशन के लिए, तो हमारा मार्केट हमारा जो मेटल सेक्टर है और जो केमिकल सेक्टर है उसमें जान आ जाएगी और वो बुलिश हो जाएगा। बट वहां से ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अभी जो क्रूड ऑयल है वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसमें वही ट्रिगर है कि हो सकता है चाइना में डिमांड आ जाए, ओके। हालांकि अभी जो वहाँ के ओपीईसी वाले हैं वो लोगों ने प्रोडक्शन कट किया है अच्छा खासा, इसके बावजूद प्रोडक्शन कट से प्राइस नहीं बढ़ रही है। जो थोड़ी सी प्राइस बढ़ रही है वो इस एक्सपेक्टेशन से बढ़ रही है कि डिमांड चाइना में वापस हो जाएगी, बट डिमांड वहां पे भी नहीं आ रही है। हाँ, वो क्रूड ऑयल के लिए इंपैक्ट अलग हो सकता है, मैं क्रूड ऑयल वाला डिस्कस करूंगा आपको वीकली एनालिसिस में। बट यहाँ पे हम प्री मार्केट के लिए मतलब डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ओके। सी ये ओवरऑल सम अप मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीजें काम करती हैं, और मैंने प्रॉपर ग्लोबल क्यूज ये सब मैं समझाता हूँ कि कौन सी चीज कैसे इंपैक्ट करती है मार्केट में हर वीकली एनालिसिस में। तो आपको ये सब नहीं पता है तो आप मेरे कम से कम 10 वीकली एनालिसिस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक नॉर्मल वीडियो बनाया है जो सबके काम आ जाएगा, GLOBAL ग्लोबल लिखोगे तो आपको ये आ जाएगा, ग्लोबल सेंटीमेंट,
ओके या ग्लोबल सेंटिमेंट क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, तो आप ये देख लो। ओके, और बाय द वे मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे स्टॉक्स भी निकालता रहता हूँ, तो जैसे ग्लोबल विक्ट्रा का मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था, आपके लिए बनाया था बेसिकली 55 या 50 के लेवल पे बनाया था और इसने 90 का लगभग हाई बना दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली आप वीडियोस को देखते रहो और आपको समझ में आता रहेगा। ओके, चलिए अब हम प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे खून खराबा काफी मचा है। अब सबसे कम कौन गिरा है, तो सबसे कम गिरा है हेल्थ केयर इंडेक्स, तो और उसके बाद एफएमसीजी इंडेक्स। अब ये क्यों गिरा कम, तो देखो जब भी कोई मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट आता है तो उस टाइम पे जो डिफेंसिव शेयर्स बन के आते, मतलब डिफेंसिव सेक्टर जो निकल के आते हैं, जो डिफेंस करते हैं मार्केट को, वो होते हैं सबसे पहले एफएमसीजी वाले और दूसरे होते हैं हेल्थ केयर वाले। और ये आप देख सकते हो जब से कोरोना का फॉल हुआ है। अब अगर आपको आगे चल के कोई फोकस करना भी है, मतलब लेट्स से मार्केट बढ़ेगा भी और वहां पे आपको अगर कोई बुलिश ट्रेड करना है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है एफएमसीजी सेक्टर में और उसके बाद सेक्टर फोकस करना है हेल्थ केयर सेक्टर में। ओके, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपको फोकस करना है। तो अगर आगे चल के आपको कोई ट्रेड करना भी होगा तो इन सेक्टर्स के स्टॉक में आप ट्रेड करिए, वहां पे आपको थोड़ा चांस है कि आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट होने का चांस मोर प्रोबेबली ज्यादा होगा। बाकी के सेक्टर में आप थोड़े से वेट करिए, सही टाइम आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि प्री मार्केट के लिए मैं सबसे पहले आपके साथ डेटा डिस्कस करता हूं और डेटा के साथ मैं डिस्कस करता हूं आपके लिए चार्ट, और तब जाकर के हम फाइनल आउटकम निकालते हैं। एक बार जरिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हम अगर सी लेट से मैं कल वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माफी चाहता हूं, बट अगर हम कल वीडियो मैं बनाता आपके लिए तो वहां पे मेरा सेंटिमेंट क्या होता। तो चलिए हम देखते हैं कि डेटा क्या बता रहा था। तो अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा मुझे दिखाना पड़ेगा, ओवाई स्टैटिक्स। तो यहाँ पे मैं गया सिंपली, और इसके लिए मैं आई चार्ट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, आप भी यूज करिए। मैं हिस्टोरिकल में चला गया, 3 अगस्त मैंने ले रखा और मैंने ले लिया सीधे सीधे 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के दिन पोजीशन क्या बनी थी। ओके, तो यहाँ पे चूंकि 2 अगस्त का तो आज अभी अपलोड होगा, तो 1 अगस्त के हिसाब से ये दिख रहा है। अब 1 अगस्त के दिन आप अगर देखोगे तो ओवाई चेंज में कैसा ओवाई जब बढ़ा है, कॉल बढ़ा है कि पुट बढ़ा है, ये बेसिक फंडा मुझे बताओ। ओके, आई थिंक ये 3 अगस्त के लिए है कि 1 मिनट, ये 1 अगस्त का ही दिख रहा है सो चार्ट। ओके हाँ सही है। ओके, 3 अगस्त की सीरीज है और 1 अगस्त तक हम देख रहे हैं, मतलब 1 अगस्त के दिन बेसिकली इस दिन 1 अगस्त के दिन क्या पोजीशन बनी थी। ओके, एकदम क्लियर, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 1 अगस्त के दिन क्या पोजीशन बनी थी, तो यहाँ पे आप देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक तो पहली बात कॉल ज्यादा था तो बेरिशनेस था ही, उसके बाद, और हाँ मैंने आपको 31 जुलाई वाले में बताया था बेरिशनेस है क्योंकि वहां पे कॉल ज्यादा थे, वो चीज ध्यान दो। उसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ओवाई चेंज में अगर देखेंगे तो जो उस दिन 1 अगस्त के दिन ट्रेडिंग हुई उसमें कॉल का ओवाई बढ़ा बहुत भयंकर और पुट का ओवाई बढ़ा थोड़ा सा भयंकर, मतलब कॉल ज्यादा बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो जो कॉल का पुट का ओवाई बढ़ा वो लगभग 50 लाख जैसा बढ़ा, लेकिन जो कॉल का ओवाई था वो 1.8 सीआर का बढ़ गया। तो अगर ऐसी बेरिश पोजीशन बनाई जा रही है तो आपको क्या समझना है, बेसिक फंडा है कि आपको वहां पे थोड़ा सा अपनी बुलिश पोजीशन को हल्का कर लेना है या फिर बेरिश पोजीशन के लिए तैयार रहना है। तो ये बेसिक फंडे होते हैं जो आप इसको समझ सकते हो, और ये सब चीजें मैं अपने कोर्सेज में प्रॉपर तरीके से सिखाता हूँ। अगर आपको डेटा एनालिसिस नहीं आता, ये सब सीखना है, तो मेरी हर महीने नई बैच चलती है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए, इसमें प्रॉपर मैंने डिटेल बता रखा है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये वीडियो में पूरी क्लासेस के बारे में डिटेल है, और आपको अगर सही लगे तो आप क्लास ज्वाइन करिए, वहां पे मैं बहुत ही डिटेल में ये सब चीजें समझाता हूँ और आपको पहले से पता चलेगा कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। अगर वीडियो देख करके कोई कंफ्यूजन हो कि सर जी ये डाउट मुझे चाहिए, मतलब बेसिकली क्लास के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आंसर ले सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लो। ओके, तो अब चलिए शुरू करते हैं फाइनल। सी मार्केट गिरा था, इसलिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है ताकि आपका ओवरऑल सेंटिमेंट बन सके और आप समझ सको कि क्या गलती हुई है, हम उसको दोबारा रिपीट ना करें। अब प्रॉपर देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। ओके, तो सिंपली अभी के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। तो अभी के लिए जो हमारे पास पीसीआर वो 5-6 का है, यानी कि बेरिश पीसीआर है। कॉल के ओवाई बहुत ज्यादा बड़े हैं, मतलब कॉल के ओवाई बहुत ज्यादा है, पुट के ओवाई कम है। और अगर हम देखें तो हमारे पास सपोर्ट जो है 19,500 का है, लेकिन 19,500 में देखेंगे तो कॉल का ओवाई भी ज्यादा है और पुट का ओवाई भी ज्यादा है। तो पुट का ओवाई सबसे ज्यादा है, लेकिन कॉल का ओवाई भी उसी में है। ग्रीन कलर वाला डंडा, जिनको जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये जो ग्रीन कलर का डंडा होता है ये कॉल का ओवाई होता है, और लाल कलर का डंडा पुट का ओवाई होता है। जिस स्ट्राइक में पुट का ओवाई ज्यादा होगा वहां पे सपोर्ट, और जिस स्ट्राइक पे कॉल का ओवाई ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस होता है। 19,514 पे हम बैठे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट है कि हम कल ओपन कहां पे होंगे। कल अगर ओपन होंगे 19,500 के ऊपर, और उस केस में अगर पुट का ओवाई बढ़ेगा, कॉल का थोड़ा सा घट जाएगा, और साथ साथ 19,550 वाला बढ़ेगा,
तो हम ये समझेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर पुट 500 वाला बढ़ जाए और 400 वाला भी बढ़े तो हम ये समझेंगे कि एटलीस्ट वहां पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन चूंकि पीसीआर बेरिश है, ओके, और मार्केट अगर नीचे गया तो हम देखेंगे क्या और नीचे जा सकता है कि नहीं। तो अगर 500 के नीचे ओपन हुआ कल के दिन और उस केस में कॉल का वाई बढ़ गया, पुट का वाई घट गया और ये 19,500 के साथ साथ 19,450 और 400 का भी कॉल का वाई अगर बढ़ गया तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है, दैट इज निफ्टी। तो ये प्रॉपर हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी के लिए सपोर्ट है 19,500 का। अब इंपॉर्टेंट है कि कल इसके ऊपर ओपन होता है और कल या फिर नीचे ओपन होता है, और ओपन होता भी है अगर तो उसके बाद ओआई में क्या चेंज हो रहा है वो बताएगा कि क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस हमारे पास है 19,600 का, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 19,600 का रेजिस्टेंस काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं चार्ट। तो चार्ट अगर मैं आपको 5 मिनट का दिखाऊं तो 5 मिनट के चार्ट में ये कैश का चार्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और पहले सबसे पहले तो 15 मिनट का बता देता हूं। अब 15 मिनट में देखोगे आप अगर, तो अब मार्केट जो है वो सपोर्ट एरिया के पास है। यहाँ पे देखिए ये अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट था, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, मतलब कहीं से भी उल्टा हो सकता है। तो कल शॉर्ट सेलिंग जो करना है वो ब्रेकडाउन पे शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, राइज पे ही सेल करना है, मतलब सेल ऑन राइज। ये परफेक्ट याद रखो, पहले तो स्ट्रेटजी तैयार रखो कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे अच्छे खासे, कहीं से भी मार्केट घूम जाएगा, आप अगर ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करोगे तो आप फंस जाओगे। सेल करना है तो वहां पे हमें ऊपर की तरफ ही सेल करना है, और अगर बाई करना है तो नीचे की तरफ। ओके, बाय द डिप, सेल ऑन राइज। अभी ये पहले आप स्ट्रेटजी को समझो, उसके बाद अब हम देखेंगे कि आगे कर क्या सकते हैं और किस लेवल पे। तो ये देखिए हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद ये भी एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था, ब्रेकडाउन हो गया, और फिर सपोर्ट लिया था, ऊपर गया था, ब्रेकडाउन हो गया। और अगर हम इसमें लोअर लोस चैनल पैटर्न को आइडेंटिफाई करें तो ये जो लोअर लोस चैनल पैटर्न बन रहा है इसका सपोर्ट भी लगभग यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा, तो बाउंस बैक एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैनल पैटर्न में चलना है इसको, तो ये चैनल पैटर्न में चलेगा। ओके, ये चीज याद रखो। फिर नीचे से तो सेल ऑन राइज और बाय द डिप, ये चीज आप परफेक्ट याद रखो। लेकिन अब कहां पे किस लेवल पे ये चीज याद रखो। अब सिंपल देखो, आज का जो लो है ये लो सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज आज के दिन में यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना है। इसके नीचे निकलेगा तो ही फर्दर सेलिंग, और वो ट्रेंड लाइन मैंने बताया उसके नीचे निकल जाएगा तो ही फर्दर सेलिंग। लेकिन हमें सेल तो ऊपर करना है। यहाँ पे हम इसके ऊपर, कल अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है और कहीं भी बाइंग का रिवर्सल दिखेगा, इसके ऊपर अगर मार्केट है और उस केस में बाइंग का रिवर्सल दिखेगा, तो बाइंग का रिवर्सल कैसा होता है, बुलिश एंगल्फिंग या फिर 5 मिनट का शूटिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार, तो हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 550 का, और थोड़ा सा ऊपर अगर हम टारगेट लेंगे तो हमारा टारगेट हो जाएगा 560 का। बस इतना ही टारगेट लेना, ज्यादा ऊपर मत लेना। सेल कहां पे करेंगे, तो सेल करेंगे हम ऊपर, लेकिन सेल करेंगे इस लेवल पे जो कि मेरा सेलिंग का लेवल है 19,616 से लेकर के 640 तक। तो 616 से 640 तक अगर यहाँ पे लेट से कि कल ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे 616 से 640 जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा और टारगेट हमारा नीचे की तरफ ये वाला हो जाएगा। तो ये दो लेवल मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मुझे कोई तीसरा लेवल दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, तो आप इसके लिए जरूर इसको ज्वाइन हो जाइए, और इसमें पूरी आपको डिटेल मिलती है यहाँ पे, और लिंक भी दी हुई है कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या है, बट उसके पहले डेटा। बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो 0.57 का पीसीआर है, पीसीआर बेरिश है। रेजिस्टेंस जो हमारे पास है 45,000 का ही है। अब बोलो देखो 45,000 पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो कल इसके ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे, ये जरूरी है। तो 45,000 के अगर नीचे ओपन होता है तो वहां पे हमें कॉल के वाई को देखना है। अगर 45,000, 44,900, 44,800 पे कॉल का वाई बढ़ जाएगा तो हम ये समझेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है, दैट इज बैंक निफ्टी। लेकिन अगर कल इसके ऊपर ओपन हुआ तो उसके लिए आपका निफ्टी का भी ओपन रहना, ऊपर रहना जरूरी है। याद रखना सेंटिमेंट अभी जो आपके बनेंगे दोनों इंडेक्स को मिला करके बनाना, अलग अलग मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोमेंट आएगी वो दोनों में साथ साथ आएगी। तो सिंपली यहाँ पे अगर आपका 45,000 के ऊपर चला गया बैंक निफ्टी और उस केस में अगर पुट का वाई बढ़ने लगा 45,000 और 45,100 में, तो हम समझेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, दैट इज बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे हम चलते हैं, देख लेते हैं डेटा। तो यहाँ से अच्छी खासी लगभग 200 पॉइंट जैसी रिकवरी आई थी मार्केट में लास्ट आवर में। ओके, और ये रिकवरी आई थी यहाँ पे, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि सपोर्ट जब बन जाए तो वहां पे कहाँ से घूम जाएगा मार्केट आपको कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप
सेल करो हमेशा राइज में। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा एक पॉज लिया था, उसके बाद ऊपर गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो कल को अगर मार्केट में फर्दर बेरिशनेस जो आएगी वो इसके टूटने से ही फर्दर बेरिशनेस आएगी, लेकिन फिलहाल ऊपर से सेलिंग तो आनी ही है, बिकॉज यहाँ पे देखिए अच्छा खासा लोअर लोज का फॉर्मेशन बना है। अच्छा, लोअर लोज का फॉर्मेशन बना है, ये मैंने आपको 31 जुलाई को भी बता दिया था भाई, लगभग बना है, आप यहाँ पे देखिए। ओके, 31 जुलाई वाले में, तो आपको इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, सपोर्ट कहाँ पे होगा, कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ये एक एरिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये सपोर्ट था और ये ब्रेक हो गया तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऊपर। ओके, तो इतना ऊपर तो मार्केट जाएगा नहीं, यानी बैंक निफ्टी यहाँ पे, तो हम सिंपली शॉर्ट करेंगे। हम जो शॉर्ट करेंगे वो 45,260 से लेकर के 45,360 तक 100 पॉइंट की रेंज में हम शॉर्ट करेंगे अगर हमें बैंक निफ्टी मिल जाएगी, लेकिन शॉर्ट करेंगे एक प्रॉपर सेलिंग के रिवर्सल पे। ओके, प्रॉपर सेलिंग के रिवर्सल पे वहां पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा वो 395 का 400 का हो जाएगा, मतलब 45,395 400 का, और टारगेट हमारा जो हो जाएगा सीधे सीधे नीचे वाला, ये वाला हो जाएगा टारगेट। बाई कहाँ पे करना है, अगर इसके ओपन हुआ ऊपर तो इसके नीचे यहाँ पे आने पे ही बाई करना है। तो बाइंग का जो लेवल होगा वो होगा 45,800 से लेकर 45,800 से लेकर के 45,750 तक का। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 600 का ले लेना है, 750 नहीं 750 है ना, तो एक सेकंड, 45,798 है तो 800 ले लो इसको, 44,800 से लेकर के 44,800 से लेकर के 44,700 तक, 730 है बेसिकली। तो एक मिनट मुझे जरा देखने दो, $550 का स्टॉप लॉस बनेगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है। नहीं, एक काम करो, यहाँ पे बाइंग का प्लान कैंसिल करो। सी, बाइंग का प्लान नहीं करना है, ऊपर सेल करना है। बाइंग अगर बनेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। और फर्दर सेल कहाँ करना है, तो फर्दर सेल इसी के नीचे करना है। अगर ये टूट गया कल तो इसके नीचे सेल करेंगे। तो आप अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में सेलिंग का प्लान लेके चलो, बिकॉज पीएसयू बैंक भी गिरी हुई है तो और भी ज्यादा गिर सकती है। हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का प्लान करेंगे। बाइंग का प्लान कैसा रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे अपडेट रहिए। अभी के लिए इतना ही, और फिर निफ्टी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, फिर निफ्टी का कोई अभी मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी और निफ्टी पे फोकस करिए। बेशक आपको निफ्टी पे फोकस ज्यादा करना चाहिए बिकॉज ये बेंचमार्क इंडेक्स है, तो आप अभी यहाँ पे फोकस रखो। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, एनालिसिस अच्छी लगती है, तो आप जरूर इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी के लिए अभी के साथ इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।